इजेंट वॉर अ टेरेबल थिंग। अटैक ऑन टाइटन का सीजन 3 एंड हुआ एक लेंदी टाइम जंप में, जहां पर एरन और उसके दोस्त पहले के मुकाबले सबसे ज़्यादा तैयार थे अपने गोल्स को रियलाइज़ करने के लिए। और ग्रुप ने पहले के तीनों सीजन में भी काफ़ी डिफ़िकल्ट ओपोनेंट्स को टैकल किया है, लेकिन अब जो वो प्रिपेयर करेंगे पैराडाइज आइलैंड में आक्रमण करने के लिए एंड टू डिथ्रोन द करप्ट किंग, उनको ये समझ में आने लगेगा कि फाइनली इतने सब कुछ वॉरफेयर के बाद चीज़ें असल में मुट्ठी में आने लगी है। लास्ट सीजन के फाइनल मूवमेंट्स ने ये क्वेश्चन पोज किया था कि इफ़ वी किल ऑल आवर एनिमीज ओवर देयर वी विल फाइनली बी फ्री। अटैक ऑन टाइटन का फोर्थ एंड फाइनल सीजन इस क्वेश्चन के डीप और कॉम्प्लेक्स नेचर का जवाब देने के लिए तैयार है एंड इट सेट्स द स्टेज फॉर एन एंडिंग जो कि दोनों टर्म्स में बड़ा और रिवॉर्डिंग भी है। केओटिक एक्शन सीक्वेंस और आत्म प्रसारण कैरेक्टर स्टडी। असल में बहुत सारे तरीक़ों से अटैक ऑन टाइटन का जो फाइनल आर्क है वो असली अटैक ऑन टाइटन लग रहा है, कि जो अटैक ऑन टाइटन जिस बारे में थी सीरीज़ वो लग रही है। सीरीज़ ने फाइनली वो पॉइंट रीच कर लिया है जहाँ पे वो अपने आप को पूरी तरह से रियलाइज़ कर सके। एनीमे ने हमेशा रैंडम पीसेस को ही रिफ्लेक्ट किया है इस बड़े से जनरेशनल स्टोरी का, भले ही ये हो येगर फैमिली और द रेसिस lineage और द मोस्ट recent developments revolving around the between Marlians and the Eldians। अटैक ऑन टाइटन ने पास्ट के इन संकेतों को इतना जटिल नहीं बनाया है, स्पेशली जब कैरेक्टर्स अपने एंसेस्टर्स की स्टोरी शेयर करते हैं। इट्स एक्सप्लिसिट बिकॉज इट इज सपोज टू बी अ वन बिग स्टोरी दैट हैज़ बीन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इन मेकिंग। ये मैटर नहीं करता कि कौन साइकिल एंड करता है, क्योंकि ये लहर पास्ट से फ्यूचर जनरेशन में आते आते विक्ट्री में कन्वर्ट हो जाती है। अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीज़न इमीडिएटली अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेता है प्रीवियस सीजन से बाय इट्स ओपनिंग। ओके, मैं इस ओपनिंग का बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ। इस ओपनिंग को लिंक्ड हॉराइजन ने नहीं बनाया है और ये पहले वाली सीज़न की ओपनिंग से बहुत अलग है और अच्छा नहीं है। हाँ, मगर एंडिंग सॉन्ग बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ पर ओपनिंग में एक भी स्पॉइलर नहीं है, वहीं पर एंडिंग में भर भर कर स्पॉइलर दे रखे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि दोनों कंपोजर्स का विजन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एनिमेशन की बात करें तो बहुत ही अच्छी और डिटेल्ड एनिमेशन दिखाई गई है। छोटी से छोटी बारीकियों का भी अच्छे से ख्याल रखा गया है। अगर आपको इन केस नहीं पता हो तो सीजन 3 से 4 साल बीत चुके हैं। याद है वो आइकॉनिक सीन जहां पर एरन समुंदर की तरफ उंगली कर कर कहता है कि हमारे दुश्मन उस तरफ हैं। उस टाइम से अब तक 4 साल हो गए, मगर 4 साल के बाद तुम कैरेक्टर्स की एजिंग देख ही सकते हो, खास करके राइनर की। सबको पता है कि टाइटन शिफ्टर्स का एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसा कि सीजन 3 में बताया था, और राइनर का टाइम लिमिट बहुत कम बचा है। किसी ना किसी को तो उसे रिप्लेस करना ही होगा, क्योंकि अगर उन्होंने वो पावर खो दी तो खो दी, जो कि मार्लियंस बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे डेकेड्स तक वही स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन रहे हैं पूरी दुनिया के। और जैसा जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हो रही हैं, टाइटन्स का एरा भी ख़त्म होने को आया है। और कोलोसल टाइटन और फीमेल टाइटन के लॉस के बाद दूसरे नेशंस ने भी चांसेस लेना शुरू कर दिए हैं मार्लियंस के ऊपर। गाबी, फैल्को, ये सब कंटेंडर्स हैं न्यू टाइटन शिफ्टर्स के लिए। सेकेंड एपिसोड भी काफ़ी अच्छा था। उसमें बताया गया कि कैसे मार्लियंस पहले दुनिया का नंबर 1 नेशन हुआ करता था और अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, दूसरे नेशंस की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और प्रगति की वजह से टाइटन्स अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे और कुछ समय में इंसानों टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो जाएगा कि टाइटन्स को अपनी हार माननी पड़ेगी। जेक मीटिंग में पैराडाइज आइलैंड ऑपरेशन को रिम्यूज़ करने की और फाउंडिंग टाइटन को रिकवर करने की बात करता है। एपिसोड के अंदर सरप्राइजिंगली प्रीवियस सीजन का भी क्लिप दिखाया जाता है, जो कि विट स्टूडियो द्वारा एनिमेट किया गया था, और हमें नए कैरेक्टर्स से भी अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और सारे टाइटन शिफ्टर्स से भी। एपिसोड के अंदर विजुअल्स काफ़ी अच्छे और क्लियर दिखाए गए हैं। बाकी कैरेक्टर्स मुझे थोड़े लैकी और ऑकवर्ड लगे। आपको क्या लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस आज के लिए बस इतना ही।
अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल।